नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। जो टॉप 21 प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और हर पेपर की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि यूपी टेट, सी टेट, एम टेट, एस टेट और सुपर टेट के भी यहाँ पे प्रश्न शामिल किए गए हैं, ताकि आप लोगों का सही से क्रम बरकरार रहे, ताकि आप अच्छे से क्रम को जारी रख सकें। और यहाँ पे बात करेंगे आज हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अपने पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, और सभी प्रश्नों को एकदम सकारात्मक सोच के साथ करेंगे। भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भय अगर होता है तो प्रश्न आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न ये करा कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए, भाषा शिक्षण के कथन में संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं की बात किया है। तो पहला करा कि भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, और दूसरा करा कि भाषा सीखने और भाषा अधिगम में अंतर होता है, और यहाँ पे तीसरा करा है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है, और चौथा करा है कि समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो याद रखिए, हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि जहाँ पर भी केवल शब्द आ जाए वो आपका निगेटिव शब्द है, यानी वो आपका गलत है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा तीसरा गलत है। लेकिन सभी प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। मतलब ये है कि सभी विषयों को, मतलब भाषा सीखने के लिए आपका पाठ्यक्रम और यहाँ पे शिक्षक का यहाँ पे सहयोग और जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसके माध्यम से बालों को सिखाना सबसे अध्ययन यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका होता है। तो ये भी देखिए हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि भाषा सीखने में भाषा अधिगम में अंतर। देखिए, भाषा जो सीखना होता है ये आपका अनुकरण के अनुसार होता है, और यहाँ पे भाषा अधिगम जो होता है ये स्वतः ही हो जाता है। स्वतः मतलब ये है कि आप अर्जन कर लेते हैं, सीख लेते हैं, अपने देख कर ही सीख लेते हैं। अधिगम का मतलब ये है कि किसी के द्वारा सीखना, और यहाँ पे देखिए सीखने के बल दे रहा है। यहाँ पे भाषा सीखने में अनुकरण के द्वारा भाषा सीखा जाता है, व्याकरण संबंधित होता है, और भाषा अधिगम जो होता है ये स्वतः ही हो जाता है। तो ये भी सही है। और चौथा करा है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। मतलब ये कि वातावरण का अच्छे से रहना, जहाँ पे बालक जो होता है अच्छे से वहाँ पे सीख सके, मतलब वहाँ पे शोर शराबा न होना, बालक जो होता है शांति से एक स्थान पे अपने भाषाई क्रम को जारी रख सके। तो यहाँ पे देखिए चौथा भी हमारा सही है। और यहाँ पे जो गलत था हमारा, यहाँ पे तीसरा था। यहाँ पे केवल शब्द की बात किया है, याद रखिएगा, केवल शब्द निगेटिव है, किसी एक पर बल देता है, ये हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए, दूसरा प्रश्न ये करा है कि पठन कौशल का विकास करने के लिए आवश्यक है। याद रखिएगा, यहाँ पे बात किया है पठन कौशल की। तो पठन कौशल मिस होता है यहाँ पे पढ़ने से। पढ़ने का मतलब ये है कि आप बोलने का कार्य करेंगे। तो देखिए, बोलने का मौखिक कार्य यानी पढ़ने का, जो बोल कर पढ़ने का क्रम होता है, ये पठन कौशल के अंतर्गत आता है। तो देख लेते हैं किसमें यहाँ पे सही होता है, कौन सा ऑप्शन। तो देख लेते हैं। हमारा पहला करा है कि बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य करना चाहिए। देखिए, बाध्य करने की बात किया है। और यहाँ पे देखिए दूसरा करा है कि बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य करना चाहिए। देखिए, बाध्य शब्द का मतलब ये है कि आप किसी पे बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं किसी को पढ़ने के लिए, बालक को उस पर दबाव डाल रहे हैं। तो ये देखिए हमारा गलत है। जब हमारा पहला दूसरा गलत हो गया तो हमारा बचा अब कौन, यहाँ पे तीसरा और चौथा। देखिए, तीसरा ये करा है कि बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश देना चाहिए, और चौथा करा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कर। देखिए, यहाँ पे पढ़ने की बात किया है और यहाँ पे विशेष सामग्री उपलब्ध कराने की बात किया है। तो उपलब्ध कराने का मतलब ये है कि रट्टा मारेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पठन कौशल यानी बोलने का विकास करने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, चौथा हमारा गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, और एक बार क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। आप लोगों से निवेदन है। और देखिए तीसरा हमारा क्या रहा है कि आकलन। आकलन होता क्या है। देखिए, पहला करा है कि पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। दूसरा करा है कि यहाँ पे कि शिक्षक केंद्रित होता है। देखिए, आकलन जो होता है शिक्षक केंद्रित होता है। और यहाँ पे तीसरा करा है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। और यहाँ पे देखिए आगे बात कर रहा है, चौथा हमारा ये बात कर रहा है कि केवल ये बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा। तो देखिए, केवल शब्द जहाँ भी आए वो आपका गलत है। लेकिन पूछा है आकलन, तो देखिए हमारा यहाँ पे हमारा चौथा गलत है। अब बचा हमारा कौन, तीसरा और पहला और दूसरा। देखिए, पाठ समाप्ति के बाद आकलन करना नहीं। देखिए, सतत क्रम भी होता है, सतत और व्यापक दोनों तरीके से आपका आकलन हो सकता है। यहाँ पे देखिए पाठ समाप्ति की बात यानी केवल एक पे बल दिया है, केवल पे बल दिया है, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे करा शिक्षक केंद्रित होता है आकलन। देखिए, शिक्षक केंद्रित न होकर ये छात्र केंद्रित होता है। याद रखिएगा, जो आकलन का कार्य होता है शिक्षक के द्वारा छात्र का आकलन किया जाता है, जो कि हमारा ये दूसरा गलत है। अगर दूसरा और पहला और चौथा गलत है तो बचा हमारा कौन सा, बचा हमारा यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे
तीसरा बचा जो कि हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे सीखने सिखाने का यानी प्रक्रिया का अभिन्न अंग, मतलब आप सीखते समय भी आकलन कर सकते हैं और सीखने के बाद भी आकलन कर सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न ये करा कि गणेश पढ़ते समय कभी कभी शब्दों वाक्यों को पुनरावृत्ति करता है, गणेश का ये भाषा व्यवहार दर्शाता है। देखिए गणेश जो है एक बच्चा है, क्या करा है कभी कभी वाक्यों को पढ़ता है तो वो पुनरावृत्ति मतलब दोहरा देता है किसी शब्द को। जैसे ये है कि ज़्यादा, अब हम वो इसी को दो बार कर रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा, मतलब अब ये हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा मिस होता क्या, ज़्यादा मिस अधिक होता है, ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे बात किया पुनरावृत्ति गणेश ये भाषा दर्शाता, मतलब क्या दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे बात किया है पहला कि वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेता है, समय लेता है यानी दोहराने का कार्य कर रहा है तो समय लेता है। और यहाँ पे दूसरा करा है उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, जब वो पढ़ रहा है और केवल एक बार कभी कभी क्या कर रहा है पुनरावृत्ति का कार्य कर रहा है तो उसे पढ़ना तो आएगा ही। अब देखिए वह इसी तरह से पढ़ना सीखा है, देखिए वह इसी तरीके से पढ़ना सीखा है या नहीं सीखा है, लेकिन वो पढ़ना तो जानता है, ये भी देखिए हो गया। अब देखिए हमारा चौथा करा कि वह शब्दों के अर्थ को समझकर पढ़ने की कोशिश करता है, मतलब ये है कि जब वो पुनरावृत्ति करता है तो हमने जैसे कहा ये ज़्यादा है तो ज़्यादा मिस होता क्या है, हमने कुछ टाइम सोचा फिर इसके बाद ये अर्थ निकाला इसका कि ज़्यादा मिस अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका अर्थ ये निकला कि मुझे समझ में आ गया, पुनरावृत्ति मतलब दोहरा लिया, अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके उसे हमने जान लिया। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए पांचवा प्रश्न ये करा है कि शिक्षक, यहाँ पे करा कि शिक्षक को, यहाँ पे देखिए शिक्षक होगा, शिक्षक को श्यामपट्ट पर कार्य करते समय नहीं करना चाहिए। मतलब ये है कि शिक्षक, यहाँ पे देखिए हम काट के इसे फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पे करा कि शिक्षक को श्यामपट्ट, सॉरी यहाँ पे ठीक से नहीं लिखा है, एक मिनट, अब बताइए कि शिक्षक को श्यामपट्ट पर कार्य करते समय नहीं करना चाहिए, मतलब एक शिक्षक को श्यामपट्ट पे कार्य करते समय नहीं करना चाहिए। पहला करा है कि श्यामपट्ट के बाईं ओर खड़े होकर होना चाहिए, और दूसरा करा है कि यहाँ पे लिखते समय बोल कर लिखना चाहिए, और तीसरा करा है कि श्यामपट्ट के बीच में खड़े होकर दोनों ओर लिखना चाहिए, और चौथा करा है कि शुद्ध एवं स्पष्ट लिखना चाहिए। अब बताइए किसमें से राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा है नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें से पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। अगर आप बीच में होकर लिखेंगे तो बालक को ना तो दाएं तरफ वाले के बालक को समझ में आएगा ठीक से, ना दिखाई देगा, ना तो बाएं तरफ के बालक जो होते हैं उनको दिखाई देगा, ना तो समझ में आएगा। तो आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए अपने बाएं तरफ खड़े होना चाहिए। अगर आप लेफ्टी हैं, अगर आप लेफ्टी हैं तो दाएं तरफ खड़ा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे राइट हैंड के हैं तो आपको बाएं तरफ खड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए लिखते समय बोल कर लिखना चाहिए, ताकि जो वर्ड आप पीछे बैठे हैं बालक जो लिख रहे हैं अगर उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो अगर आप बोल देंगे तो वो लिखने का कार्य जारी रखेंगे। और यहाँ पे देखिए शुद्ध स्पष्ट होना चाहिए ताकि बालक को अधिक से अधिक समझ में आ सके। और यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा गलत था। आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए छठा प्रश्न ये करा है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पे बात किया है कौन सा कथन सही है। पहला करा है बच्चे, जो बच्चे होते हैं स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, और दूसरा करा है बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, और यहाँ पे तीसरा करा है बच्चे स्कूल में प्रवेश अपनी मातृभाषा पूंजी के साथ करते हैं, और यहाँ पे चौथा करा है कि बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि छठे का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात क्या है कि कथन कौन सा सही है। यहाँ पे करा है बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। देखिए बालक जो होता है मानक भाषा के साथ साथ क्या करता है, मातृभाषा का भी प्रयोग करता है। तो यहाँ पे देखिए केवल मातृभाषा का, केवल मानक भाषा का प्रयोग किया है, यानी व्याकरणिक नियमों की बात किया है। तो ये हमारा गलत है। बालक मातृभाषा और मानक भाषा दोनों का प्रयोग करता है। यहाँ पे मानक भाषा किया है कि केवल एक का प्रयोग किया है तो गलत है। दूसरा करा है बच्चे अपने परिवार में ही भाषा सीखते हैं। देखिए भाषा जो होते हैं सीखने का कार्य जो होता है यहाँ पे विद्यालय में होता है, याद रखिएगा। जो सीखने का कार्य होता है देखिए इसमें अंतर होता है। क्या होता है, बच्चे अपने परिवार में ही भाषा सीखते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, अर्जन के द्वारा सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए भाषा जो होते हैं बच्चे जो होते हैं भाषा सीखने का क्रम किया है तो सीखने का क्रम विद्यालय में होता है, याद रखिएगा। आप कितना भी निपुण रहे, आप विद्यालय नहीं जाएंगे तो उसका प्रयोग करना नहीं सीखेंगे। तो देखिए पहला दूसरा गलत है, राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। बच्चे स्कूल में प्रवेश अपनी जो प्रवेश करते हैं तो अपनी मातृभाषा के पूंजी के साथ, मतलब उन्हें बोलना लिखना पढ़ना आता है, बस उसे प्रयोग यानी सही क्रम में रखना नहीं आता है। तो राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। सातवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए सातवां प्रश्न ये करा है कि बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान कर
करने की सबसे सुगम विधि क्या है? मतलब उपचारात्मक उनके जो कठिनाई है उसको दूर करने के लिए कौन सा सबसे सुगम विधि है? पहला करा है कि बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूह में विभाजित करने करने करके उनके लिए एक शिक्षण व्यवस्था करनी चाहिए। और दूसरा करा प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर दूर करना चाहिए। और तीसरा करा है कि बच्चों की अधिगम संबंधित दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना चाहिए। और चौथा करा है कि उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताइए कि सातवें का राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पे देखिए सातवें का राइट आंसर क्या होगा? देखिए हमारा जो बात किया है पहला कि बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करना। देखिए समूहों में विभाजित कर देंगे तो वहाँ पे देखिए बांटने का गुट का कार्य हो गया, जो कि हमारा गलत है। सभी बच्चों को एक साथ रख कर क्या करना चाहिए? उनके उपचारात्मक शिक्षण का कार्य पूरा करना चाहिए। जबकि यहाँ पे बात किया है बांटने की बात किया है, तो ये हमारा गलत है। अब देखिए हमारा अगर ये पहला गलत हो गया तो चौथा ऑलरेडी हमारा गलत हो गया। अब बचा हमारा यहाँ पे पहला और दूसरा और तीसरा। तो अभी इसमें से बताइए कि दूसरे और यहाँ पे तीसरे में से राइट आंसर क्या होगा? अगर तीसरे की बात करें तो छात्रों को अधिगम संबंधित दोषों की कमजोरियों का निदान से सबसे अच्छा होता है कि उसके क्या है दोषों को पता करें, पता करके उपचारात्मक कार्य करें। तो यहाँ पे निदान की बात किया है। निदान मतलब ये होता है कि आप निरीक्षण के बाद करते हैं, जबकि यहाँ पे उपचारात्मक कार्य होता है। यहाँ पे देखिए उपचारात्मक कार्य जो होता है निदान से बड़ा होता है, तो उपचारात्मक कार्य जो होता है पहले होता है और निदानात्मक कार्य जो होता है उसकी निरीक्षण के दौरान होता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधित दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन। मतलब व्यक्तिगत मतलब ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि उनकी कठिनाई क्या है, उनका समस्या क्या है, उसे जानकर उपचारात्मक प्रदान करना चाहिए शिक्षण। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे, देख लेते हैं आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। आठवां प्रश्न ये करा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। मतलब उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है निर्भर करती है समय और अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, और चौथा करा समस्या के कारणों की सही पहचान पर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखिए आप उपचारात्मक कार्य कब कर सकते हैं? बालक की जब तक कठिनाई आपको पता नहीं चलेगी तब तक आप उपचारात्मक कार्य नहीं करेंगे। अब मान लीजिए आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कक्षा में पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आप पढ़ाते जा रहे हैं, बालकों का क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि बालक की कठिनाई क्या है? तो समय और अवधि आपके पढ़ाने पर निर्भर करती है, न कि बालक के मूल्यांकन पर। भाषिक नियमों के ज्ञान पर आप भाषा का प्रयोग करके मौखिक किसी भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उपचारात्मक कार्य जब तक आप उनकी कठिनाइयों को पता नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हमारा गलत है। और तीसरा करा है कि उपचारात्मक शिक्षण सामग्री। देखिए उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पहले नहीं होगा, बाद में होगा, जब तक आप उसकी समस्या का पता न कर लें। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा चौथा हमारा राइट आंसर होगा। समस्याओं के कारणों की पहचान करके उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पढ़ते हैं। ये देखिए कई तरह से प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमारा करा है रमेश घड़ा को मटका कहता है। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में क्या कर रहा है? एक बालक है जो मटका को यहाँ पे घड़े को मटका बोलता है, यानी अपनी भाषा में मातृभाषा हो जो उसकी परिवेश की भाषा उसका प्रयोग करता है। तो आप एक शिक्षक के तौर पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे याद रखिएगा जो जो कक्षा होती है उसमें जो शिक्षार्थी होते हैं, मतलब जो छात्र होते हैं वो बहुभाषिक होते हैं, उन्हें अलग अलग भाषाएं का आता है जिससे वो प्रयोग करना जानते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इसका एक सदुपयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला करा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, मतलब वो जो भाषा का प्रयोग कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। जबकि हमें ध्यान देना चाहिए कि बालक की कठिनाई कहीं ये कठिनाई तो नहीं है या फिर इसका कोई कारण तो नहीं है, उसका पता लगाना चाहिए। तो ये हमारा गलत है। दूसरा करा है कि उसे डांटेंगे। देखिए डांटने का कार्य निगेटिव शब्द है, तुरंत आप काट दीजिए। बालक के जो भी विरुद्ध कार्य हो वो आपका ऑप्शन गलत होगा। और तीसरा करा है कि सभी बच्चों को बताएंगे कि घड़ा को मटका भी कहते हैं। और चौथा करा है रमेश को समझाएंगे कि मटका नहीं है घड़ा है। देखिए यहाँ पे अगर व्यक्तिगत, यहाँ पे देखिए रमेश को समझाएंगे तो व्यक्तिगत हो जाएगा, और सभी को यहाँ पे सिखाएंगे तो सामूहिक हो जाएगा। सामूहिक में बताएंगे तो जो बालक घड़े को मटका नहीं जानते हैं, तो अगर सामूहिक बताएंगे तो सभी बच्चों का वहाँ पे विकास होगा शिक्षा के क्षेत्र में। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। और एक बार फिर से कहेंगे कि जो भाई बहन अभी से जुड़े हैं हमारे चैनल से और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर तो करते जाइएगा। यहाँ पे देखिए 10वां करा कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला करा कि पाठों की संख्या,
दूसरा करा है कि अभ्यासों में वैविध्य, और यहाँ पे तीसरा करा है कि विषय वस्तु में वैविध्य, और यहाँ पे चौथा करा है कि भाषा की विभिन्नताएं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखिए बात क्या है, भाषा के पाठ्य पुस्तक की बात निर्माण करते समय, यानी निर्माण कर रहे हैं किसका? भाषा के पाठ्य पुस्तक का। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होना चाहिए? यहाँ पे देखिए पहला करा है कि पाठों की संख्या होनी चाहिए, अभ्यासों में वैविध्य होना चाहिए, विषय वस्तु में वैविध्य होना चाहिए, भाषा में विभिन्नताएं होनी चाहिए। तो 10वें का राइट आंसर क्या होगी? देखिए यहाँ पे देखिए कम महत्वपूर्ण की बात क्या है, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण किस पे मानेंगे? देखिए हमारा जो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आप पाठों की संख्या कितनी भी बढ़ा दें, अगर आपका जो क्रम है सही नहीं है, आप जो पाठ का निर्माण कर रहे हैं अगर वो सही नहीं है, बालक के अनुरूप नहीं है, स्तर के अनुरूप नहीं है, तो आप संख्या कितनी भी बढ़ा लें वो गलत होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये पहला ही गलत है, कम होगा। अभ्यासों की विविधता मतलब अधिक से अधिक अभ्यास होने से, मतलब आप एक पाठ का निर्माण करें तो उसके अनुसार अभ्यास कर दें, जिससे बालक क्या करें, वहाँ पे सीखने का क्रम जारी रख सके। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा भी सही है। तीसरा कर विषय वस्तु में विविधता, मतलब ये विषय वस्तु बालक के स्तर के अनुरूप होना चाहिए, जिससे कि बालक सीखने में आसानी से सीख सके। और यहाँ पे विभिन्नताएं, भाषा विभिन्नता यानी अनेक अनेक प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बालक जो होते हैं सीख सके, क्योंकि विद्यालय में जो होते हैं बालक विभिन्न प्रकार की भाषा बोलियों के साथ आते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा कम, कम होगा महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11 का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। और सभी लोग एक बार क्या करिए, सभी लोग जल्दी से कमेंट करते चलिए, फास्ट कमेंट करते चलिए, और लास्ट में आप लोगों के उत्तर बताए जाएंगे जो कल के उत्तर थे, और कितने लोगों का सही हुआ है, कितने लोगों का गलत हुआ है। लगभग सभी लोगों का कल स्कोर जो था बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ पे देखिए क्या करा है 11 का, कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग का उद्देश्य नहीं है। देखिए उद्देश्य नहीं की बात क्या है, कि दृश्य श्रव्य साधन जो है उसका उपयोग का उद्देश्य नहीं है। देखिए पहला करा है हमारा, कि हमारा पहला ये करा है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया रुचि बनाना। दूसरा करा है कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। और तीसरा करा है कि अधिकांश अंक प्राप्त करने में। और यहाँ पे चौथा करा है शिक्षक के कार्यभार को कम करने में। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए नहीं, उद्देश्य नहीं की बात क्या है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 11 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात क्या है कि उद्देश्य नहीं है श्रव्य दृश्य साधनों का सीखने सिखाने की, यहाँ पे रुचिकर। देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा आप क्या करते हैं, सीखने में रुचिकर बना सकते हैं, जिससे बालक आसानी से सीख सकता है। और यहाँ पे देखिए तीसरा अधिकांश अंक प्राप्त करने के, देखिए जो रुचिकर होगा तभी तो बालक सीख के ग्रहण करेगा, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। देखिए ये सभी आपके अध्ययन अध्यापन के क्रम के यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए विद्यालय प्रमुख के जो निर्देश होते हैं ये शिक्षक के लिए होते हैं, छात्रों के लिए नहीं होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा सीधे सीधे दूसरे के साथ जाएगा। आप लोग देखिए अंक पे मत मारिएगा, और यहाँ पे शिक्षक के भार को कम नहीं मानिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि श्रव्य भाषा, यहाँ पे भाषा कक्षा में पूछा है, विभिन्नताओं के श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करने की बात क्या है। तो प्रयोग तो आप तीनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए विद्यालय के प्रमुख निर्देशों का पालन करना, ये देखिए गलत होगा, क्योंकि ये जो निर्देश होता है ये शिक्षक के लिए होता है, और शिक्षक वो जो होता है बच्चों पे लागू करता है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12 का हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या करा है। देखिए ये करा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक है। देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं सहायक हैं किस प्रकार से? पहला करा है कि समय और श्रम की बचत करने में, दूसरा करा है कि भाषा और साहित्य को समझने में, और तीसरा करा है कि अधिक अंक प्राप्त करने में, और चौथा करा है शिक्षक के कार्यभार को कम करने में। तो यहाँ पे देखिए सहायक है, किसके लिए सहायक है? पाठ्य सहगामी। तो यहाँ पे देखिए 12 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए कि 12 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए समय और श्रम की बचत के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं नहीं होती हैं। पाठ का जितना भी वहाँ पे अधिक कालांश होगा उसमें जो होता है समय और श्रम बचत नहीं होगा, अधिक लगेगा। तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे भाषा और साहित्य को समझने के लिए देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं किस प्रकार से बनाई जाए कि बालक को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा भाषा और साहित्य को समझने में, और अंक प्राप्त करने से कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए शिक्षक के कार्यभार को कम करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए छात्रों से है, तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, और ये प्रश्न लगभग दिखते हैं कितने लोगों का सही होता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कहा है यदि आप अधिकांशतः बहुविकल्पी प्रकार वाला रूपांतरण आकलन करते हैं, लेकिन आपको अपने द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है, इस प्रकार के आकलन को विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? मतलब ये है कि यदि आप कलांश में बहुविकल्पी प्रकार वाले रूपांतरक, यहाँ पे
रूपांतमक आकलन करते हैं, मतलब बालकों का रूपांतरण करते हैं और आकलन करते हैं, लेकिन आपको अपने द्वारा विकसित परीक्षणों का क्या है, विश्वसनीयता पर शंका है, यानी खुद से बनाए गए प्रश्नों पर शंका है, आकलन करते समय शंका है, तो उसको आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए जैसे आप प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं और प्रश्न के निर्माण में आपको लगता है कि ये सही नहीं है स्तर के अनुसार, तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि ये पता लगाना कि अल्प शिक्षक क्या करते हैं, अल्प मतलब छोटे, जो छोटे शिक्षक हैं, कम वाले शिक्षक जो हैं वो क्या करते हैं। दूसरा करा है कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, और यहाँ पे तीसरा करा है मानवकृत परीक्षण का प्रयोग करना, और यहाँ पे चौथा करा है कि एनसीईआरटी द्वारा उदाहरण रूपी पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना। तो अब देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए सीधे सीधे हम एनसीईआरटी को यहाँ पे काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे बात क्या है, उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों को प्रयोग करने की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे बात किया है कि अधिकांशतः आप अपने मूल्यांकन की विश्वसनीयता को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहला हमारा गलत होगा, क्योंकि अल्प दिया है। यहाँ पे देखिए सभी शिक्षक एक समान होते हैं, किसी को कम आता है, लेकिन देखिए यहाँ पे कम और बेसी की बात नहीं है, क्योंकि बालक, हर व्यक्ति, हर बालक, हर जो संसार में है व्यक्ति, वो क्या होते हैं, अपने अपने किसी न किसी गुण में यहाँ पे अधिक विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा गलत है, और यहाँ पे प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से क्या आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, नहीं, ये गलत है। और यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के, मानवकृत परीक्षणों का मतलब अधिक से अधिक प्रयोग किस प्रकार से किया जाए कि बालक को अच्छे से सिखाया जा सके। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 14 का प्रश्न ये करा कि हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए कौन सा कथन उचित नहीं है, मूल्यांकन, व्यापक, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए हिंदी के क्षेत्र में मूल्यांकन करते समय कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं की बात किया है, नेगेटिव शब्द की बात किया है। तो पहला करा है कि यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरत है। दूसरा, यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। और यहाँ पे तीसरा करा है, यह बच्चों की उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने के लिए विश्वास रखता है। और चौथा करा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा 14 का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा क्या होगा। यहाँ पे देखिए बात क्या है कि नहीं की बात किया है, याद रखिएगा, नहीं की बात किया है, तो तीसरे पे हमारा राइट आंसर जाएगा। अब पहले को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ये करा कि यह बताता है कि बच्चों में किस तरह की मदद की जरूरत है। अगर आप आकलन करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि बालकों को कौन सी मदद की जरूरत है, कौन सा उपचारात्मक कार्य की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर पहला भी होगा। दूसरा कार्य कि बच्चों के संदर्भ में ही मूल्यांकन। देखिए जो मूल्यांकन कार्य होता है वो बच्चों के, छात्रों के लिए ही होता है। ये तो सही है कि जो शिक्षक होता है छात्र को बताता है और उसके द्वारा मूल्यांकन करता है और उनकी कठिनाइयों को पता करता है, तो ये भी सही है। और तीसरा करा कि ये बच्चों के अनुत्तीर्ण, देखिए अनुत्तीर्ण करने की, जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने की बात क्या है, यानी बांटने की बात क्या है, जो कि हमारा गलत है। क्योंकि देखिए मूल्यांकन का कार्य ये होता है कि आपकी कठिनाइयों को पता करके उसे दूर करना, न कि आपको बांटना। तो ये देखिए तीसरा हमारा राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 15वां का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 15 का जो प्रश्न ये करा है कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है। देखिए पढ़ना और सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। पहला यहाँ पे करा है कि पाठ्य पुस्तकों की, दूसरा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोगों की, तीसरा करा है कि भाषा प्रयोगशाला की, और चौथा करा कि भाषा परीक्षाओं की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए बात किया है हमारा पढ़ना और सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो 15 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पाठ्य पुस्तकों की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, भाषा प्रयोगशाला की, अभी परीक्षाओं पे। देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे सीधे सीधे हमारा बाल, यहाँ पे प्राथमिक स्तर के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोगों के। अगर यहाँ पे उच्च स्तर की बात होता तब भी हमारा यहीं पे जाएगा, लेकिन उच्च माध्यमिक पे अगर जाता तो भाषा प्रयोग की कुशलता पे होती। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा बाल साहित्य, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 से 8 तक बालक को बाल साहित्य के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, और उसके ऊपर जो उच्च माध्यमिक जो आता है बोर्ड, उस पर आप भाषा प्रयोग की कुशलता यानी व्याकरणिक नियमों पे कंठस्थ कराने का कार्य करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे राइट आंसर दूसरा था 15वां का। 16 के प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 16 का हमारा क्या करा है। और एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार फिर करें कि लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम उतने ही लाइक कर दीजिए, और शेयर और सब्सक्राइब, जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे 16 का करा है कि सस्वर वाचन में क्या नहीं होना चाहिए। सस्वर वाचन यानी सस्वर मतलब एक के साथ एक क्रम में मिला के पढ़ते समय क्या नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास की वाचन, मानक भाषा का प्रयोग, स्थानीय बोलियों का प्रयोग, यहाँ पे विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग। मतलब ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं कि जैसे कह दिया कि मैं कल बाजार जाऊंगा, गा के बाद
यहाँ पे एक आपका लग गया पूर्ण यहाँ पे विराम चिन्ह लग गया, फिर इसके बाद मैं कुछ लेकर आऊँगा, फिर आपका लग गया लेकिन क्या लेकर आऊँगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। तो मतलब ये है कि विराम चिन्हों का प्रयोग आप करते जाएंगे, ये भी सही है। अब देखिए आत्मविश्वास के साथ वाचन, मतलब आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो हम वर्ड को पढ़ रहे हैं वो एकदम सही है और सही से पढ़ने का यहाँ पे जारी रखें क्रम, ये भी हमारा सही है। और मानक भाषा, मानक भाषा का ये है जो व्याकरण है उसके अनुरूप आपकी कौन सा प्रयोग कहाँ पे वो बातों का करना है, कौन से भाषा का प्रयोग कहाँ करना है, इन सभी का प्रयोग करते चलना है। देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा स्थानीय बोलियों का प्रभाव। मतलब ये है कि कहीं कहीं जैसे क्या होता है, जैसे बोल रहे हैं हम तो सॉरी उसके लिए, अगर कोई कठिनाई हो जाएगी तो बता देना। यहाँ पे जैसे क्या रहा है कि सस्वर वाचन का प्रयोग नहीं होना चाहिए है, तो अगर हम इसको भोजपुरी में कहें सस्वर वाचन ना होई हो, ये भी हो सकता है। किसमें नहीं होगा, किसमें ना होई हो, यानी ये देखिए भाषा का प्रयोग ये होता है आपकी स्थानीय बोलियों का। इसके लिए जो वर्ड का प्रयोग किया है उसके लिए सॉरी बोलते हैं आपसे, सॉरी कर रहे हैं। यहाँ पे जो वर्ड का यहाँ पे आपको समझाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 17वें प्रश्न पे देख लेते हैं 17वां का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 17 का ये करा है कि नाटक पढ़ने, यहाँ पे करा है कि नाटक पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए पढ़ने का यहाँ पे करा है, नाटक जो है उसका पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पे पहला करा है नाटक को बच्चों के घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे, यानी बालक जो है यहाँ पे अपने घर से उस नाटक का क्रम जो है पाठ्य पुस्तक जो है उसे पढ़ कर आएँ और कक्षा में शिक्षक उनसे सवाल पूछें। अब दूसरा करा है कि बच्चों को अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़ाए जाएं और फिर नाटक मंचन हो। और यहाँ पे तीसरा करा है कि शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछें। और चौथा करा है कि शिक्षक स्वयं पढ़ें और बच्चे सुनाएं, यहाँ पे बच्चे सुनाएं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए 17 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि बच्चे अलग अलग पात्रों में बांट दिया जाएगा। मतलब कोई राजा बन जाएगा बच्चा, कोई यहाँ पे मंत्री बन जाएगा और कोई उसी में छात्राएं जो हैं रानी बन जाएंगी, दासियां बन जाएंगी, कोई बालक द्वारपाल बन जाएगा। तो उसमें उनको पात्र को निर्धारित कर दिया जाएगा, तो अच्छे से उन क्रम में ढल जाएंगे और उसका अच्छा एक तरीका भी होगा समझने का। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने 18वें प्रश्न पे देख लेते हैं 18वां का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 18 का ये करा परस्पर वार्तालाप मुख्यतः, जो परस्पर वार्तालाप होता है मतलब आप एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं हमेशा, तो उसका मुख्यतः यहाँ पे क्या अर्थ निकलता है। सुनने और बोलने के कौशल का विकास में सहायक होता है। और यहाँ पे करा है अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। और यहाँ पे तीसरा करा है पढ़ने लिखने में सहायक होती है। चौथा करा है कि समय की बर्बादी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 18 का, जल्दी से बताइए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा 8वें का पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा पहले के साथ जाएगा। अनुशासनहीनता की उत्पत्ति नहीं होती है। परस्पर वार्तालाप से क्या होता है, आपका ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो ये हमारा गलत है। दूसरा पढ़ने में यहाँ सहायक होता है, पढ़ने लिखने में सहायक तो होती है लेकिन आपका ज्ञान का भी निर्माण होता है, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे समय की बर्बादी नहीं होती है, आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा जो था यहाँ पे हमारा तीसरा और पहले में लड़ाई थी। तो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे सुनने और बोलने के कौशल में विकास होता है। परस्पर देखिए परस्पर वार्तालाप अगर होगा तो यहाँ पे लिखने से नहीं होगा, पढ़ने से हो सकता है लेकिन लिखने से नहीं होगा। यहाँ पे वार्तालाप अगर होगा तो आप बोलने का क्रम जारी रखेंगे, तो सुनकर आप उनकी बातों को रख सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे, देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। लेखन कौशल का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए ये प्रश्न आप लोगों को करना है, हर बार की तरह एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है और अब अगला क्लास जब चलाई जाती है तो उसमें इस प्रश्न के उत्तर आप लोगों के नाम के साथ बताए जाते हैं कि कितने लोगों का सही हुआ है, कितने लोगों का नहीं। तो यहाँ पे इसका भी उत्तर आप लोगों को बताना है कि राइट आंसर क्या होगा हमारा चारों ऑप्शनों में से। देखिए लेखन कौशल यानी लिखने के कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, यानी लिखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। अधूरी कहानी को पूरा करना, आंखों देखी घटनाओं को लिखना, कहानी कविता आदि सृजनात्मक लेखन, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब ये है कि नकल। देखिए प्रतिलिपि का सीधे सीधे मतलब ये जाएगा कि नकल, नकल से संबंधित है। तो याद रखिएगा नकल से संबंधित है। तो 19 का राइट आंसर क्या जाएगा, लिखने के विकास के लिए कौन सा कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। अभी आप लोगों के नाम भी बताए जाएंगे, उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं और यहाँ पे शेयर जरूर करिएगा अपने अपने चैनल, अपने अपने ग्रुपों में, ठीक है। तो ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और उसका लाभ उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के नाम के जो देखिए प्रश्न जो था कल का,
कल का प्रश्न ये था, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, यानी बालकों का यहाँ पे जो अधिगम है सबसे प्रभावशाली कब होगा। पहला करा है कि पढ़ने लिखने एवं यहाँ पे गणितीय कुशलता पर ही बल दे होना चाहिए, और दूसरा बालकों का भावात्मक यहाँ पे संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होता है, और यहाँ पे दूसरा करा है तीसरा कि शिक्षण व्यवस्था अधिकाधिक होना, और यहाँ पे चौथा करा है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रहना, यानी शिक्षक को आगे रहने की बात करा है जो कि गलत है, और यहाँ पे शिक्षक व्यवस्था एकाधिक यानी शिक्षक की बात करा है ये भी गलत है, छात्र को भी होना चाहिए पढ़ने लिखने गणितीय कुशलता पर बल देना, यहाँ पे देखिए बल देने की बात करा है जो कि गलत है। राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। और देख लेते हैं सबका उत्तर कैसा आया। देखिए आरती पांडे जी का यहाँ पे आया है, यहाँ पे 22 का दूसरा आया है जो कि सही है कि भावात्मक और संज्ञानात्मक पक्षों का होना दूसरा राइट आंसर है। छाया वर्मा जी का भी यहाँ पे देखिए दूसरा आ गया है। पूजा यादव जी का भी यहाँ पे 22 का दूसरा है जो कि राइट है, याद रखिएगा राइट यहाँ पे है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं अंकिता कुमारी जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 22 का दूसरा होगा, और यहाँ पे दीपक वर्मा जी का भी आ गया है 22 का यहाँ पे देखिए दूसरा, जो कि राइट आंसर है कि भावात्मक संज्ञानात्मक पक्षों का यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए वैष्णो जी का भी आ गया है यहाँ पे 22 का यहाँ पे दूसरा आया है राइट आंसर जो कि था भावात्मक और संज्ञानात्मक। पूजा जी का यहाँ पे 22 का दूसरा आया है। और आगे बढ़ते हैं, पूजा जी का फिर आया है, और यहाँ पे देखिए राजू सिंह का भी यहाँ पे आ गया है। जी सर किसी बात के लिए कहे हैं। और वैष्णो जी का भी 22 का दूसरा इज राइट है सर, यानी आपका सही है, मानते हैं कि आपका सही है। और यहाँ पे देखिए शिवानी सोनी जी का भी यहाँ पे आया है 22 का दूसरा जो कि राइट आंसर है बालकों के भावात्मक और संज्ञानात्मक पक्षों की देखना। और यहाँ पे देखिए दीनदयाल यादव जी का भी 22 यहाँ पे 20वें का क्या होगा, 20वें का पूछ रहे हैं जबकि 22वें का होना चाहिए था, इनको बताना चाहिए था, हमने बताया था, आप देख लीजिएगा। और पूजा यादव जी का यहाँ पे 22वें का दूसरा इज राइट है। और राजू सिंह यादव जी का भी दूसरा आया है। और वंदना सिंह का भी यहाँ पे आया है कि 22 का दूसरा होगा जो कि राइट आंसर था। और आरती पांडे जी का देखिए कह रहे हैं कि सर आज 22 में से 21 सही, यानी एक आपका गलत है जो कि बहुत ही उच्च। ये एक बात आपको बताना था कि जो कल का आप क्लास किए थे वो आपका अगले वर्ष का जो मतलब जो पेपर हुआ था टेट का, सभी प्रश्नों को 20 प्रश्नों को रखा गया था, वहाँ पे आप लोगों ने 21 प्रश्न किए बिना संकोच के साथ। तो आप लोगों का बहुत बहुत मनोबल ऊंचा होगा, ताकि आप लोगों ने अच्छे से प्रश्नों को कर दिया। और राजू सिंह यादव जी का देखिए ओके, मतलब ये आप लोगों को बताया गया था कि, और यहाँ पे देखिए कुछ कहा है यहाँ पे, मतलब ये कि आप लोगों को बताया नहीं गया था कि आप टेट के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जबकि आप लोगों को पता चला तो आप लोगों ने कहा। और यहाँ पे देखिए शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, एक बार फिर करें। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आरती पांडे जी करें कि मजा आ गया आज सर, मतलब ये है कि प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ही अच्छा था। और राजवंती जी का भी यहाँ पे आया है कि आज इनकी 21 सही में बहुत बहुत आज आप लोगों का स्तर जो था बहुत ही ऊपर था। और दीनदयाल जी का यहाँ पे देखिए 19 प्लस यानी 20 हो सकता है इनका सही हुआ हो, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने प्रश्नों को सही से देखा और अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व किया। तो दीनदयाल यादव जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आरती पांडे जी सर नर्वस हो जाते हैं, मतलब ये कि प्रश्नों को अगर जान जाते कि टेट का है तो कितने लोग वहाँ पे नर्वस हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए नाइस क्लास सर जी, अच्छा था, मतलब क्लास अच्छी थी और इन्होंने इसके लिए धन्यवाद दिया है। और यहाँ पे विनीता कुमारी जी का भी आया है यहाँ पे कि 22वें का 2 इज राइट, मतलब इन्होंने यानी क्लास खत्म होने के बाद ये लोग क्या करते हैं, चैट में जो कमेंट बॉक्स है उसमें देते हैं प्रश्नों को, ताकि हमें भी चैट देखने के बाद ये पता चल जाए कि इन लोगों ने उत्तर दिया है। तो यहाँ पे विनीता कुमारी जी का 22 का दूसरा आया। और वैष्णो जी का भी यहाँ पे देखिए आया है, यहाँ पे आया है नाइस क्लास थी, धन्यवाद आप लोगों का। पूजा यादव जी का तो यहाँ पे देखिए मजा आ गया, मतलब अच्छे प्रश्न थे। और यहाँ पे देखिए आरती जी का भी आया है यहाँ कि बहुत ही अच्छे प्रश्न थे यहाँ पे, पेपर मतलब जो पेपर सॉल्व करने में आप लोगों को मजा आया है, इसीलिए तो आप लोगों ने 22 में से 21 प्रश्नों को सॉल्व किया है। और इसी तरह अपने स्तर को बढ़ाए रहिए। और यहाँ पे देखिए फिर कुछ कहा है कि मतलब 21 प्रश्न सॉल्व किया है उन्होंने वैष्णो जी ने। और यहाँ पे बिंदु यादव जी का देखिए यहाँ पे आया कि 17 का 86 होगा, मतलब ये तो सही है कि 86वें संशोधन यहाँ पे 86वें यहाँ पे संविधान संशोधन से आया था। और यहाँ पे श्वेता जी का भी यहाँ पे देखिए आ गया है कि 22वें का दूसरा यानी इज राइट यहाँ पे होगा। और यहाँ पे देखिए विनीता कुमारी जी थैंक यू सर, आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत। और यहाँ पे देखिए वैष्णो जी का भी यहाँ पे देखिए 22 का दूसरा आया है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे विनीता कुमारी जी का 21 सही हुए हैं। आज आप लोगों का स्तर जो था बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे वंदना जी का भी आ गया है कि 22 का दूसरा सही होगा, जो कि 21 सही हुए हैं इनके भी। और पूजा जी का 20 सही हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया। तो यहाँ पे दिलीप कुमार जी का भी देखिए आ गया कि 22 का दूसरा इज राइट होगा। तो मतलब बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पे दिलीप कुमार जी ने प्रश्नों को सॉल्व किया। और बिंदु जी का भी 16 का यहाँ पे 4 बताएं कि 16 का 4। और यहाँ पे देखिए 22 का दूसरा बताया यहाँ पे ऋतिक जी ने। तो बता दें कि उत्तर नीचे दिए गए हैं, और आज के उत्तर आप लोगों को बता दीजिएगा कि उत्तर क्या हो गया। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बार शेयर कर दीजिएगा, आप लोगों से फिर कह रहे हैं कि अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।